मनोरमा जी अपने पति शिव प्रकाश जी से कहती हैं कि सबकी बेटियों की शादी हो रही है। एक मेरी ही बेटी है जिसकी रिश्ते की कोई बात ही नहीं बन पा रही। हाँ मनोरमा, कह तो तुम सही रही हो। आज 3-4 साल हो गए अपनी बेटी का रिश्ता देखते देखते, पर क्या करें, किसी को हमारी बेटी का सांवला रंग तो किसी को उसका छोटा कद ही नजर आता, लेकिन उसके गुण किसी को नजर ही नहीं आता। फिर लंबी सांस लेते हुए बोले, चलो कुछ तो भगवान ने उसकी किस्मत में लिखा होगा सो होगा। और यह बोलते हुए शिव प्रकाश जी घर से बाहर निकल जाते हैं कि शर्मा जी की बेटी की 2 दिन बाद बारात आएगी। जाता हूँ, कुछ मदद की उन्हें जरूरत होगी तो कर दूंगा। तभी मनोरमा जी बोली, हाँ हाँ चलिए, मैं भी कोयल को लेकर थोड़ी देर में आऊंगी, हल्दी का बुलावा आया था। फिर उन्होंने कोयल को आवाज लगाई, कोयल तू भी तैयार हो जा और अपनी भाभी को भी बोल दे अच्छे से तैयार हो जाए, शर्मा जी की बेटी की हल्दी में जाना है। फिर उन्होंने अपने बेटे चंदन से कहा कि बेटा तुम भी तैयार हो जाओ, सभी साथ चलेंगे, तुम्हारे पापा तो पहले से ही गए हैं। चंदन बोला, नहीं माँ, मैं नहीं जाऊंगा। जैसे जाऊंगा सब यही पूछने लग जाएंगे कि तुम्हारी बहन की शादी तय हुई कि नहीं हुई। मुझे बहुत शर्म आती है ना कहते हुए, इसीलिए मैं घर में ही ठीक हूँ, आप लोग चले जाओ। कोयल यह सब सुनकर बहुत दुखी हो जाती है। अभी तक इतने जोश में थी हल्दी में जाने के लिए, वह सारा जोश खत्म हो गया। बिना मन के तैयार हुई और थोड़ी देर बाद अपनी माँ और भाभी के साथ हल्दी में चली गई। मीनल के हल्दी की जोरों से तैयारी चल रही थी। कोयल जाकर मीनल के बगल में बैठ गई। मीनल, जो कि कोयल से 3 साल की छोटी थी, कोयल को देखते ही मीनल ने पूछा, कैसी हो दीदी? कोयल ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? इतने में दीपक चाय की ट्रे लेकर आया और कोयल की तरफ बढ़ाते हुए बोला, आप चाय लेंगी? कोयल ने चुपचाप एक चाय उठा ली। मिनल ने चाय पीने से मना कर दिया। थोड़ी देर बाद कोयल ने महसूस किया कि दीपक उसके अगल बगल ही कब से घूम रहा है। कभी किसी बहाने से आता तो कभी किसी बहाने से आता। कोयल ने मीनल से पूछा, मीनल यह कौन है? तो मीनल ने जवाब दिया, मेरे जीजा जी ने भेजा है शादी में मदद करने के लिए, शायद उनकी जान पहचान के हैं। क्यों पूछ रही हो दीदी? कोयल ने बोला, नहीं बस ऐसे ही। हल्दी कार्यक्रम संपन्न होने के बाद सबने खाना खाया और वापस घर आ गए। रात को सोने के समय पर कोयल अपने पापा के रूम में पानी रखने गई। दरवाजे पर ही उसके कदम ठिठक गए। उसके पापा कह रहे थे कि मनोरमा, तुमने देखा शादी में एक दीपक नाम का लड़का आया हुआ है, बहुत ही मेहनती लड़का है, 1 हफ्ते से यहाँ आया हुआ है, शादी का सारा कार्यभार अकेले ही संभाल रहा है और बात भी बड़े सलीके से करता है, बड़ा अच्छा लड़का है। मनोरमा जी ने कहा, हाँ मैंने भी देखा था, बिल्कुल सही कह रहे हैं। फिर शिव प्रकाश जी ने कहा, मैंने तो शर्मा जी से उस लड़के के बारे में पूछा भी, तो उन्होंने बताया कि बचपन में ही उसके माँ बाप चल बसे थे, बचपन उसका बड़े ही मुश्किल से कटा है, बहुत ही मेहनती लड़का है, अब वह सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, देखने में भी हैंडसम है, सैलरी भी अच्छी है। शिव प्रकाश जी फिर बोले, कल शर्मा जी से बात करूंगा, मुझे लगता है कि कोयल के लिए इससे अच्छा लड़का नहीं मिलेगा। मनोरमा जी ने कहा, पहले पता तो कर लीजिए लड़के के बारे में, कहीं ऐसा ना हो कि हमारी बेटी किसी संकट में पड़ जाए। फिर मनोरमा जी, कैसी बात करती हो, शर्मा जी की रिश्तेदारी का है, शर्मा जी को सब उसके बारे में पता है। कोयल यह सारी बातें दरवाजे से ही सुन रही थी। वैसे तो दीपक उसे भी कहीं ना कहीं पसंद आया ही था। जबकि वह मीनल के किसी भी फंक्शन में जाती तो दीपक को अपने आसपास ही पाती। शायद वह कोयल को पसंद करने लगा था। लेकिन फिर कोयल को अपना सांवला रंग और छोटा कद साधारण नैन नक्श याद आ गया, और कि वह तो इतना हैंडसम है, इतनी अच्छी नौकरी भी करता है, फिर वह मुझे क्यों पसंद करने लगेगा? उस पर तो न जाने कितनी खूबसूरत लड़कियां मरती होंगी। खैर, उसने पानी का जग ले जाकर कमरे में रखा और अपने कमरे में आ गई। बहुत देर तक दिमाग में दीपक की ही बातें चलती रहीं। फिर न जाने कब नींद आ गई। दूसरे दिन सुबह सब नाश्ता करने बैठे थे कि किसी ने दरवाजा खटखटाया। कोयल ने जाकर दरवाजा खोला तो सामने दीपक खड़ा था। मनोरमा जी ने पूछा, कौन है कोयल? कोयल बोली, माँ, वह बगल वाले। इतना ही बोल पाई थी कि पीछे से शिव प्रकाश जी जल्दी जल्दी आए और बोले, अरे बेटा, बाहर क्यों खड़े हो, अंदर आओ। दीपक बोला, वह अंकल जी, थोड़ी मिठाइयाँ भिजवाया था शर्मा अंकल ने। अरे हाँ बेटा, अंदर आओ, आओ हमारे साथ बैठकर नाश्ता करो। दीपक अंदर आने में थोड़ा हिचकिचा रहा था, लेकिन जब शिव प्रकाश जी ने कई बार आग्रह किया तो वह अंदर आ गया और सबके साथ बैठकर नाश्ता करने लगा। बीच बीच में मनोरमा जी उसकी फैमिली के बारे में जानने की कोशिश करती। दीपक ने बोला, आंटी जी, जब मैं बहुत छोटा था तभी मेरे माता पिता की मृत्यु हो गई थी।
मेरी मामी जी ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया। फिर कोयल की भाभी ने पूछा, दीपक जी आप नौकरी कहाँ करते हैं? दीपक बोला, मेरे पापा ग्वालियर में बिजनेसमैन थे, वहीं पर पापा ने घर ले लिया था, थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी बना ली थी। मेरे मामा मामी भी वहीं रहते हैं तो मेरी भी पढ़ाई वहीं से हुई और वहीं पर नौकरी भी करता हूँ। फिर कोयल के भाई ने पूछा कि तुम्हारा कोई रिश्तेदार यहाँ रहता है? दीपक बोला, जी भैया, मेरे मामा जी के रिश्तेदार यहाँ रहते हैं, उन्हीं के यहाँ पर मैं आया था। फिर उन्होंने बताया कि शादी में उन्हें काम करने के लिए किसी की ज़रूरत है तो मुझे मदद करना बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए मैंने यहाँ आने का फ़ैसला किया। मनोरमा जी बोली, तुम्हारे जैसा बेटा भगवान सबको दे, नहीं तो आज के ज़माने में कहाँ कोई किसी की मदद करने जाता है। तुम तो एकदम हीरा हो, हीरा। दीपक बोला, नहीं आंटी, आप तो शर्मिंदा कर रही हैं। और फिर सभी हंस पड़े। दीपक नाश्ता करके चला गया। सभी लोग दीपक से इतना घुल मिल गए कि ऐसा लगने लगा कि मानो उसे बचपन से सब जानते हों। शादी का घर था और सबकी जुबान पर सिर्फ एक ही नाम, और वह दीपक। एक हफ्ते में वह सबका चहेता बन गया था। एक दिन मौका पाकर उसने कोयल से अपने प्यार का इजहार कर दिया। कोयल को भी दीपक बहुत पसंद आने लगा था। बहुत खुश थी। उसे लगा कि पहली बार किसी ने उसकी सूरत से नहीं बल्कि कीरत से प्यार किया है। और दीपक जाने अनजाने में कोयल की तरफ खींचे चला जा रहा था। मीनल की शादी संपन्न हुई, वह अपने ससुराल को विदा हो गई। अब दीपक भी अपने घर जाने की तैयारी करने लगा। जाने से पहले वह कोयल के परिवार से मिलने गया। कोयल को जैसे ही पता चला कि दीपक आया है, वह भागकर हॉल में आ गई। थोड़ी देर बाद पूरा परिवार हॉल में इकट्ठा था। दीपक शिव प्रकाश से बोला, अंकल, वैसे तो मेरे मम्मी पापा होते तो वही आपसे बात करते, लेकिन वह है नहीं तो मुझे ही करना पड़ेगा। शिव प्रकाश जी बोले, ऐसी क्या बात है बेटा, बोलो। वह क्या है कि अंकल, मैं कोयल को बहुत पसंद करने लगा हूँ, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। आप एक बार कोयल से भी पूछ लीजिए, शायद वह भी यही चाह रही हो। अगर ऐसा नहीं होगा तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा और मुड़कर फिर कभी यहाँ नहीं देखूँगा। शिव प्रकाश जी और मनोरमा जी को तो दीपक पहले से ही पसंद था, अब तो कोयल भी पसंद करने लगी थी, और अब तो उसके सामने से ही शादी की बात करी थी तो भला कैसे मना कर सकते थे। ऊपर से कोयल की भी रजामंदी थी। मनोरमा जी बोली, ठीक है बेटा, हम पंडित जी को बुलाकर मुहूर्त निकलवाते हैं और तुम भी अपने मामा मामी को बुला लो, हम बड़े बैठकर बातें कर लेंगे और फिर शादी के लिए अच्छा सा तारीख देख लेंगे। दीपक बोला, मामा मामी के यहाँ आने में कोई दिक्कत नहीं है आंटी, लेकिन मुझे कंपनी की तरफ से एक प्रोजेक्ट मिला है जो एक हफ्ते बाद ही मुझे कनाडा जाना है। मैं चाह रहा था कि शादी अभी हो जाती तो कोयल को मैं अपने साथ ले जा पाता। अब इतना टाइम बिल्कुल नहीं है। कोयल को अपने साथ ले जाने के लिए उसका वीज़ा तभी लगवा पाऊंगा जब वह मेरी पत्नी बन जाएगी, और वीज़ा लगवाने के लिए मैरिज सर्टिफिकेट बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हम मंदिर में शादी कर लेते हैं। इतना अच्छा रिश्ता अपनी बेटी के लिए खुद चलकर आया था। शिव प्रकाश जी उसे ठुकराना नहीं चाहते थे, इसीलिए उन्होंने शर्मा जी को भी और पंडित दोनों को बुलाया और मंदिर में जाकर शादी करने का फैसला लिया। दूसरे दिन ही दीपक और कोयल की शादी मंदिर में संपन्न कर दी गई और कोयल दीपक के साथ अपने घर से विदा लेकर ग्वालियर के लिए रवाना हो गई। दीपक जैसे इतने अच्छे इंसान से शादी करके कोयल बहुत खुश थी। दीपक किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था और बहुत गुस्से में चिल्ला रहा था और फिर फ़ोन कट कर दिया। कोयल ने धीरे से पूछा, क्या हुआ, आप चिल्ला क्यों रहे थे? दीपक बोला, अरे यार, बोला था फ्लाइट की टिकट करने के लिए, पर वह कह रहा है कि भूल गया। अब तुम ही बताओ, मैं कैसे मैनेज करूँगा? अगर ग्वालियर से चलने से पहले मैं अपना कार्ड भी वहीं भूल गया था। यहाँ तो किसी तरह से अपना गुजारा ही कर रहा हूँ और मुझे कल सुबह ऑफिस में किसी भी हाल में पहुँचना है और फिर वीज़ा के लिए भी सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करना है। कोयल बोली, कोई बात नहीं, आप चिंता मत करो, मेरे पास पैसे हैं, आप चल के फ़्लाइट की टिकट बुक कर लीजिए। लेकिन कोयल, तुम्हारे पास कितना कितना पैसा होगा? थोड़े बहुत होंगे, तुम अपने लिए रखो। यह कैसी बात कर रहे हो दीपक, मैं भी जॉब करती थी, अब मैंने भी सेविंग कर रखी है। फिर उसने अपने फ़ोन में चेक किया और बोला, आज की कोई भी फ़्लाइट ग्वालियर के लिए नहीं है, सारी फ़्लाइट निकल चुकी हैं, अब तो हमें टैक्सी ही लेना पड़ेगा। कोयल बोली, कोई बात नहीं, हम टैक्सी करके चलते हैं। टैक्सी लेकर दोनों अपनी मंजिल की तरफ निकल पड़े। रास्ते में एक जगह गाड़ी रोककर दीपक जाकर चाय ले आया। दोनों ने चाय पी। दीपक बोला, अब तुम सो जाओ, बहुत थक गई होगी,
जब तक तुम घर पहुंचोगी तब तक तुम्हारी थोड़ी थकान कम हो जाएगी। दीपक मुस्कुराते हुए बोला। कोयल भी मुस्कुराई। पर सच में चाय पीने के बाद उसे नींद सी आने लगी और वह सो गई। शाम होने को आई थी। दीपक कोयल को लेकर अपने घर पहुंचा, पर कोयल अभी तक सो रही थी। दीपक उसे जगाने की कोशिश करने लगा। कोयल बड़े मुश्किल से आंख खोली। देखा तो एक बड़े से घर के सामने वह गाड़ी में बैठी हुई है। उसने दीपक से कहा, दीपक पता नहीं क्यों मेरे सिर में बहुत हैवीनेस फील हो रहा है। दीपक बोला, कोई बात नहीं, लंबा सफ़र करके आए हैं हम लोग, इसीलिए ऐसा होता है। चलो अंदर चलते हैं। दीपक ने सारे सामान निकाल गाड़ी से और अंदर जाने लगा। घर की चौखट पर जैसे ही पहुंचा, मामी जी आरती की थाल सजाए बहू के स्वागत के लिए खड़ी थी। फिर कोयल घर के अंदर आई। मामी जी उसको सोफे पर बिठाकर सबका परिचय कराने लगी। मामी जी की 2 लड़कियां और एक लड़का था। लड़का बिल्कुल दीपक की उम्र का था और लड़कियां भी लगभग इसी उम्र की थीं। मामा जी ने कहा, अरे भाई ले जाओ बहू को, उसका कमरा दिखा दो। इतना लंबा सफ़र करके आ रहे हैं दोनों, थक गए होंगे। जाओ बहू, तुम अपने कपड़े चेंज करके फ्रेश हो जाओ। दोनों लड़कियां कोयल को उसके कमरे में ले गईं। दोनों लड़कियों का बर्ताव कोयल को बड़ा अजीब सा लग रहा था और मामी जी तो जैसे कोई सेठानी लगातार पान खाए जा रही थी। कोयल ने चेंज किया, फ्रेश हुई और फिर जैसे ही कमरे से बाहर निकलने लगी कि दीपक ने उसे रोका। अरे कहाँ बाहर जा रही हो? दीपक, भूख लगी है इसीलिए किचन में जा रही हूँ। दीपक बोला, तुम अभी नई आई हो, तुम बैठो, मैं खाना मंगवाता हूँ। फिर उसने मामी को आवाज़ लगाई। उसके 5 मिनट बाद ही दोनों लड़कियां 2 थाली में खाना लिए आ गईं और पीछे पीछे मामी भी आईं। कोयल बोली, मामी जी आप खाना रूम में क्यों लेकर आईं? हम वहीं आकर खा लेते। मामी बोली, नहीं बहू, तुम अभी कुछ दिन आराम करो, फिर यह सब कुछ तुम्हें ही तो संभालना है। कोयल मुस्कुरा के रह गई। मामी का रौबदार चेहरा बहुत ही डरावना लगता कोयल को, लेकिन वह चुप ही रही। खाना रखकर वे लोग बाहर चले गए। दीपक और कोयल ने एक साथ खाना खाया और फिर सो गए। सुबह उठकर कोयल नहा धोकर तैयार होकर बाहर जाने के लिए अपने कमरे का दरवाजा जैसे ही खोला कि तभी सामने मामी जी ट्रे में नाश्ता और चाय लेकर खड़ी थी। कोयल एकदम से डर गई। उसने बोला, मामी जी आप क्यों परेशान हुई? मैं तो खुद ही आ रही थी किचन में। मामी जी बिना कुछ बोले ही चाय की ट्रे लेकर अंदर कमरे में आ गईं। पीछे से दीपक बोला, अरे कोयल, मामी जी तुमसे भला काम करवाएंगी, आओ हम लोग नाश्ता करते हैं। मामी जी नाश्ता रखकर बाहर चली गईं। दीपक बोला, देखो कोयल, तुम्हें यहाँ कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है और हाँ, तुम ज़्यादा बाहर मत निकला करो, अपने कमरे में ही रहा करो। लेकिन क्यों दीपक, इतना बड़ा घर है, अपना घर तो मुझे दिखाओ। अभी मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, लेकिन जब तक मैं वापस नहीं आता तुम इस कमरे से बाहर मत निकलना। फिर कोयल बोली, दीपक मेरा फ़ोन नहीं दिख रहा है, मम्मी पापा से बात कर लेती, न जाने अब तक कितने कॉल आ चुके होंगे। अरे कोयल, मैंने तो शाम को ही मम्मी पापा को फ़ोन कर दिया था कि हम लोग आराम से पहुंच गए। अब जब मैं ऑफिस से आऊँगा तब तुम्हारी बात करवा दूंगा। चलो फटाफट नाश्ता करो और चाय पियो। कोयल बोली, आओ दीपक, साथ में खाते हैं ना हम। दीपक बोला, मैं भी तैयार हो रहा हूँ, तब तक तुम अपना ख़त्म करो, मैं हाथ में लेकर निकल जाऊँगा, मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं बैठकर नाश्ता करूँ। फिर कोयल ने अपना नाश्ता किया और चाय पी। चाय पीने के बाद कोयल का सिर फिर से हैवी हो गया और उसे अजीब सी थकान महसूस होने लगी और वह बिस्तर पर वहीं लेट गई। शाम को उसकी आँख खुली। जैसे उसकी आँख खुली, उसने घड़ी की तरफ देखा। शाम के 5 बज रहे थे। वह हड़बड़ा गई, उठना चाहती थी लेकिन उसका सिर एकदम भारी था और उसके पेट में अजीब सा दर्द हो रहा था। वह बिस्तर से उठकर बाथरूम में जाने लगी, लेकिन यह क्या, यह तो चल भी नहीं पा रही थी। भगवान, हे भगवान, ये मुझे क्या हो गया है? अपने मन में सोचते हुए कोयल धीरे धीरे बाथरूम में गई। बाथरूम करते हुए भी उसको बहुत दर्द हो रहा था। धीरे से उठकर वह बिस्तर पर आकर बैठी। घर में एकदम सन्नाटा था। धीरे धीरे वह दरवाजे के पास आई। शाम ढल गई थी, अंधेरा हो रहा था, लेकिन घर में कोई भी लाइट नहीं जल रही थी। चारों तरफ अंधेरा था। डर के मारे वापस वो अपने कमरे में लौट आई। थोड़ी देर बाद ही घर की लाइटें जल गईं। मामी जी कमरे में आईं और बोली, अरे बहू, तुम उठ गई? वह मामी जी, पता नहीं क्यों सिर में बहुत भारी भारी हुआ है, बहुत नींद आ रही है और मेरे पेट में भी बहुत दर्द हो रहा है, चला भी नहीं जा रहा है।
मामी बोली कोई बात नहीं, आराम करो तुम। अपनी बेटियों को आवाज़ लगाई। दोनों बेटियां एक साथ आईं। मामी ने कहा, जाओ कोयल के लिए चाय बना बना लो। कोयल बोली, नहीं मामी, मुझे चाय नहीं पीना। चलिए, मैं आप लोगों के साथ बाहर ही बैठना चाहती हूँ। मामी बोली, नहीं नहीं, तुम बाहर मत आओ, तुम अपने कमरे में ही रहो। लेकिन क्यों मामी? अरे तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो तुम आराम करो, चलो हम सब जाती हैं, तुम आराम करो। और मामी अपनी बेटियों के साथ कमरे से बाहर चली गई। थोड़ी देर बाद कोयल को अपने मम्मी और पापा की याद आई। उसने सोचा कि चलो मामा जी से फ़ोन मांग कर मामी जी से फ़ोन मांग कर अपने मम्मी पापा को फ़ोन कर लेती हूँ। यही सोचकर कोयल अपने कमरे से बाहर गई, लेकिन कोई नज़र नहीं आ रहा था। इतना बड़ा घर था, कोयल को तो ये भी नहीं मालूम था कि कौन किसका कमरा है। इसीलिए वह धीरे धीरे सामने वाले कमरे की तरफ जाने लगी कि तभी उसने देखा कि पीछे के कमरे से आवाज़ आ रही है। वह थोड़ा और आगे बढ़कर गई। जैसे ही दरवाज़ा खोलकर अंदर जाने वाली थी कि दीपक आ गया। उसका हाथ पकड़कर जोर से झटकते हुए बोला, तुम्हें मना किया था ना कि अपने कमरे से बाहर मत निकलना, फिर भी तुम्हारी समझ में नहीं आता। दीपक को ऐसे गुस्सा होते देख कोयल एकदम आश्चर्यचकित रह गई। दीपक, ऐसा मैंने क्या कर दिया जो आप मुझ पर इतना गुस्सा हो रहे हैं? अरे मैं तो बस मामी से उनका फ़ोन मांगने आई थी, अपने मम्मी पापा को फ़ोन करने के लिए। अरे जब तुमको बोल दिया था कि मैं शाम को आकर तुम्हारी बात करवाऊंगा, तो तुम्हें सब्र नहीं होता, एक ही बात तुम्हें बार बार बोलनी पड़ती है। अब जाओ अपने कमरे में। कोयल अपने कमरे में जाने लगी। मन में बार बार ख्याल आ रहा था कि दीपक आखिर मुझे क्या छुपा रहा है। क्या यह सच में दीपक की मामी है और ये दोनों लड़कियां क्या उसकी बेटियां हैं? नहीं, मुझे तो ऐसा उनके व्यवहार से नहीं लगता। जरूर कोई बात है जो दीपक मुझे बता नहीं रहा। यही सब सोच रही थी कोयल बैठकर कि तभी दीपक कमरे में आया। उसे पकड़ते हुए बोला, मुझे गुस्सा दिला दिया, अब तुमको सजा मिलेगी। कोयल बोली, सजा? कैसी सजा? यही कि अब 5 दिन तक तुम अपने माँ बाप से बिल्कुल बात नहीं कर सकती हो, यही तुम्हारी सजा है। दीपक, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें पता है ना मेरे मम्मी पापा कितने परेशान हो रहे होंगे मेरे लिए। जो मर्जी हो, अब तुम अपनी मम्मी पापा के घर में नहीं हो, तुम यहाँ मेरे घर में हो। अब जो मैं कहूँगा तुम्हें वही करना होगा। समझ में आई तुम्हारी बात? कोयल एक टक दीपक को निहारती रही। उसे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि यह दीपक और जो 2 दिन पहले के दीपक में कितना अंतर है। यह सब एक छलावा है। आखिर वह दीपक के बारे में जानती ही कितना है। अब उसके दिमाग में न जाने क्या क्या चलने लगा। एकदम परेशान हो उठी। थोड़ी देर बाद दीपक कॉफ़ी का मग लेकर कमरे में आया और कोमल को पकड़ते हुए बोला, मुझे माफ़ कर दो, मुझे तुमसे इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। अच्छा ये लो कॉफ़ी पी लो और गुस्सा थूक दो। कोयल ने कॉफ़ी ली और धीरे धीरे पीने लगी। जैसे ही कॉफ़ी खत्म हुई, फिर से उसका सिर भारी हो गया और वो वहीं बिस्तर पर लुढ़क गई। सुबह फिर जब कोयल उठी तो उसके पेट में दर्द हो रहा है। उसे चलने में भी बहुत दिक्कत हो रही है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। पर इतना उसके समझ में आ गया था कि उसकी चाय या कॉफ़ी में कुछ मिलाकर दिया जा रहा है, जिसकी वजह से वह गहरी नींद में सो जा रही है। इसके बाद उसे कुछ भी होश नहीं रहता और होश में आने के बाद पेट में बहुत दर्द होता है और चलने में भी दर्द होता है। अब उसने मन ही मन ठान लिया कि अब वह इस घर के लोगों का दिया हुआ कुछ भी नहीं खाएगी। तभी बाहर से किसी के चिल्लाने की जोर जोर से आवाज़ आने लगी। कोयल लंगड़ाते हुए दरवाजे के बाहर निकली। देखा तो दीपक अपने मामा जी से कुछ कह रहा था और रो रहा था। कोयल घबरा गई। वह जल्दी जल्दी उन लोगों के पास गई। सब एकदम चुप हो गए। कोयल ने पूछा, क्या हुआ दीपक, आप इतना जोर जोर से क्यों चिल्ला रहे थे? कमरे में एकदम सन्नाटा पसर गया। तब उसकी मामी ने कहा, अरे कनाडा जाने के लिए वीज़ा लगवाना था, लेकिन दीपक के अकाउंट में अगर पूरे पैसे नहीं रहेंगे तो वीज़ा नहीं लग पाएगा। तभी दीपक बोला, कोयल तुम जाओ, आराम करो, यह मेरी प्रॉब्लम है, मैं खुद ही सॉल्व करूँगा। कोयल बोली, आपको कितने पैसों की ज़रूरत है? दीपक बोला, अरे तुमसे नहीं होगा कोयल, तुम इन सब झमेले में मत पड़ो, तुम जाओ। अरे बताओ तो दीपक, तुम्हें कितने पैसों की ज़रूरत है? यही कोई 5 से 6 लाख। दीपक तुम परेशान मत हो, मेरे अकाउंट में इतने पैसे हैं, आप वो पैसे ले लो। दीपक बोला, लेकिन मैं तुम्हारा पैसा कैसे ले सकता हूँ?
तभी मामी बोली, अरे अभी ले लो, जब तुम्हारे पैसे आ जाएंगे तो तुम कोयल को वापस कर देना। दीपक बोला, हाँ यह ठीक रहेगा, और वह एक चेक लेकर आया और उस पर कोयल से साइन करवा लिया और ऑफिस के लिए चला गया। कोयल भी अपने कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद मामी फिर से ट्रे में चाय और नाश्ता लेकर आई। उन्होंने कोयल से कहा, कोयल यह लो, नाश्ता कर लो और चाय पी लो। कोयल ने कहा, मामी मामी जी नाश्ता रख दीजिए, मैं अभी थोड़ी देर में कर लूँगी। अरे बाद में क्यों करोगी, अभी करो मेरे सामने। अरे नहीं मामी जी, मैं खा लूँगी, आप परेशान मत होइए। और कोयल ऐसे दिखाया कि उसे बाथरूम में जाना है। मामी थोड़ी देर बाद वहाँ से चली गई। मामी के जाने के बाद कोयल ने चाय को बाथरूम में ले जाकर फेंक दिया और नाश्ता को पेपर में मोड़कर टेबल के पीछे रख दिया। थोड़ी देर बाद मामी आई ट्रे लेने के लिए, तो देखा उन्होंने कि ट्रे खाली है और कोयल बिस्तर में सो रही है। अब उन्हें यकीन हो गया था कि कोयल ने नाश्ता और चाय कर लिया है। थोड़ी देर बाद कोयल दबे पांव से धीरे धीरे कमरे से बाहर आई। वह उस कमरे की तरफ बढ़ने लगी जहां से उसे आवाज उस दिन आ रही थी। जैसे ही वह उसे कमरे के नज़दीक पहुंची, फिर से किसी के बात करने की आवाज़ आ रही थी। उसने बहुत कोशिश की दरवाजे से कुछ देखने की और सुनने की, लेकिन साफ साफ कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था और ना ही कुछ दिखाई दे रहा था। फिर वह कमरे के खिड़की के पास गई। खिड़की में थोड़ी सी खुली थी और वो वहीं से अंदर झांकने लगी। उसने देखा कि मामा जी उन लड़कियों के साथ ऐसे बैठे थे कि कहीं से नहीं लग रहा था कि वह बाप बेटी हैं। वापस अपने कमरे में लौट आई। अब उसे यह यकीन हो गया था कि इस घर में कुछ तो हो रहा है जो उसे छुपाया जा रहा है। लेकिन फिर उसे लगा कि कोई बात नहीं, दीपक का वीज़ा लगते ही वह दीपक के साथ कनाडा चली जाएगी। पर अब उसे बहुत तेज भूख लग रही थी, क्योंकि सुबह का नाश्ता तो उसने फेंक दिया था। इसीलिए वह किचन में जाकर कुछ खाना बनाने का सोच रही थी। यही सोचते हुए वह किचन में गई कि तभी किचन की खिड़की से उसे दीपक घर आ रहा उसने देखा कि दीपक घर आ रहा है। उसने एक तरफ चाय चढ़ाई और फ्रिज खोलकर देखने लगी कुछ खाने पीने का सामान। उसने की आंच धीमी कर हॉल में आ गई। तभी उसने देखा कि दीपक मामा जी के कमरे में जाकर अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। कोयल जाकर दरवाजा खटखटाने लगी। दीपक दरवाजा खोलो, तुमने दरवाजा क्यों बंद कर लिया? मुझे भी आप सबके साथ बैठकर बातें करनी है। बड़ी देर तक उसने दरवाजा खटखटाया। तब जाकर दीपक बड़े गुस्से से दरवाजा खोला और कोयल को एक थप्पड़ जोर से मारा। तुमको बोला था ना अपने कमरे से बाहर मत निकलना, फिर भी तुम बाहर क्यों आई? अब जल्दी से भागकर अपने कमरे में जाओ, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उसे धक्का देकर दीपक ने अंदर से फिर से दरवाजा बंद कर लिया। कोयल अपने कमरे में जाने की बजाय खिड़की से फिर अंदर झांकने लगी। उसने देखा कि वह नोटों की गड्डी मामा के हाथ में दे रहा है और कुछ पैसे उन लड़कियों के हाथ में रख रहा है। उसे तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब क्या चल रहा है। जब से वह आई है उसके साथ कुछ गलत ही हो रहा है। सबसे पहले उसका फ़ोन गायब हो गया। उसे उसके माँ बाप से बात नहीं करने दिया जा रहा है। एक कमरे में हमेशा कैद करके रहने के लिए कहा जा रहा है। यही सब सोचते हुए अपने कमरे में बैठी थी और आंसू बहाए जा रही थी कि किस दलदल में आकर फंस गई है। कि तभी दीपक आया उसके लिए नाश्ता और कॉफ़ी लेकर। दीपक को देखते ही कोयल डर गई। दिन ब दिन दीपक का व्यवहार बदलता ही जा रहा था। उसने टेबल पर कॉफ़ी रखते हुए कहा, तुम मुझे गुस्सा मत दिलाया करो। कोयल देखो, मैं गुस्से में जाकर तुम पर हाथ उठाया। मुझे अब अपने आप पर गुस्सा आ रहा है कि मैंने तुम पर हाथ क्यों उठाया। लेकिन चलो अब गुस्सा थूक दो और कुछ खा पी लो। कोयल ना चाहते हुए भी कॉफ़ी का मग उठाकर बस कॉफ़ी पीने की एक्टिंग करने लगी। कोयल को कॉफ़ी पीता देख दीपक बाथरूम में गया। जैसे ही दीपक बाथरूम में गया, कोयल ने बेड के पीछे कॉफ़ी गिरा दी और मग टेबल पर रख दिया और बिस्तर में लेट गई। जब दीपक आया तो देखा कि कोयल सो गई है। वो फटाफट कमरे से निकल गया और ज़ोर से हंसते हुए बोला, मुँह बोले मामा मामी जी, चलिए कमरे से बाहर निकलिए, चिड़िया सो गई है। अब इसको संभालना मुश्किल हो रहा है। ऐसा ना हो कि इसकी वजह से हमारे बने बनाए प्लान फेल हो जाएं। अरे शुभ शुभ बोलो शेखर। ये तो मामी की आवाज़ थी, पर यह शेखर कौन था? कोयल दबे पांव से अपने कमरे के दरवाजे तक आई। बाहर झांकने की कोशिश करने लगी। उसने देखा कि दीपक को ही मामी शेखर कहकर बुला रही थी। उसके पैरों तले तो जैसे जमीन ही खिसक गई, जैसे सिर पर किसी ने जोरदार हथौड़े से मारा हो। कोयल तो किसी साजिश के बड़े जाल में फंस चुकी थी।
जहाँ से शायद निकल पाना नामुमकिन है। तभी मामी की आवाज़ आई, आज जो ग्राहक आने वाला था वह किसी वजह से नहीं आ पाएगा। उसने बोला है कि वह कल दोपहर में आएगा। अरे पहले पता होता तो उसे नींद की दवाई नहीं दिया होता। चलो कोई बात नहीं, कल फिर किसी बहाने दे दिया जाएगा। तभी मामी बोली, यह लड़की बहुत चालाक है, अब इसके सवाल बढ़ते जा रहे हैं, कुछ करना पड़ेगा इसका। तभी शेखर बोला, अभी इसका कुछ नहीं कर सकते, अभी इसके पास बहुत पैसे हैं। जब सारे पैसे अपने हाथ में आ जाएंगे और इसके शरीर से भी हम पैसे कमा लेंगे, तब इसके बारे में सोचेंगे। इसके बाद फिर दूसरे शिकार पर निकलूंगा। और तीनों हंसने लगे। अब कोयल को सारी बात समझ में आ गई थी कि शेखर नाम बदलकर छोटी छोटी शहरों में जाता है, वहाँ से लड़कियों को अपने प्यार के जाल में फंसाकर पहले शादी करता है, फिर अपने साथ लाता है और उसके शरीर का सौदा करता है। कोयल को तो यह भी नहीं पता था कि वह किस जगह पर है। लाचार महसूस कर रही थी अपने आप को। फिर कोयल ने देखा कि तीनों स्टोर रूम की तरफ जा रहे हैं। हिम्मत करके कोयल पीछे पीछे उनके उनके पीछे हो ली। स्टोर रूम के अंदर जाने के बाद एक तहखाना था, उसको खोलकर तीनों अंदर चले गए। कोयल भी पीछा करते हुए तहखाना तक पहुंची। 2 सीढ़ी के नीचे उतरकर उसके पैर वहीं ठिठक गए। उसने अंदर तहखाना में देखा कि 5 या 6 लड़कियां एक रस्सी में बंधी हुई हैं, एकदम मैले कुचैले कपड़े में, बिल्कुल कमजोर सी। शायद उन्हें भी नशे की दवाइयां दी गई होंगी। तभी मामी बोली, परसों इन्हें बेच दिया जाएगा, अच्छा खासा रकम मिल रहा है। मीना और टीना को उसके लिए कुछ सस्ते कपड़े लाने को भेजा है। जब इनके खरीदार आएंगे तब इनको नहलाकर वही कपड़े पहना दिया जाएगा। शेखर बोला, हाँ सही आइडिया है। यह मीना और टीना कब तक लौट कर आएंगी? तभी मामी बोली, अरे शहर गई हैं, तुम्हें तो पता ही है, यहाँ से शहर पहुँचते पहुँचते सुबह से शाम हो जाती है, तो वह दोनों अब कल शाम तक ही वापस आएंगी। कोयल अब वहाँ रुकना मुनासिब नहीं समझी। उल्टे पैर लौटकर अपने कमरे में आ गई और बेड पर लेट गई। अपने आप को एकदम असहाय महसूस करने लगी। किस दलदल में फंस गई है वह, कैसे निकलेगी, या कभी निकल पाएगी भी या नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि उन लड़कियों के साथ मुझे भी बेच दिया जाए। इसी उधेड़ बुन में लगी थी कि तभी शेखर के आने की आहट महसूस हुई। थोड़ी देर बाद शेखर नहाने के लिए बाथरूम में चला गया। कोयल फटाफट उठी, उसके पैंट में फ़ोन ढूंढने लगी। फ़ोन तो नहीं मिला, लेकिन एक चाबी मिली जो शायद उसके अलमारी की थी। कोयल ने उस चाबी से अलमारी को खोला। उसे अलमारी में कई सारी मोबाइल रखी थी, दूसरी तरफ 2 पिस्टल। शायद यह सारी मोबाइल उन लड़कियों की होगी, या फिर यह मोबाइल अलग अलग कस्टमर से बात करने के लिए शेखर उसे इस्तेमाल करता होगा। फ़ोन के ढेर में कोयल ने अपना फ़ोन ढूंढने लगी। उसे अपना फ़ोन कहीं नहीं दिखा, लेकिन उसने एक फ़ोन चुपचाप निकाल लिया और अपनी अलमारी बंद करके चाबी वापस उसके पैंट में रख दिया। कोयल ने सोचा, वह दोनों लड़कियां नहीं हैं तो उस पर नज़र रखने वाला कोई नहीं है। थोड़ी देर बाद शेखर नहा कर आया, तैयार हुआ और गाड़ी की चाबी उठाया और कहीं बाहर निकल गया। इससे अच्छा मौका कोयल को दोबारा नहीं मिलेगा। बस कोयल का यह हाल था कि मरता क्या नहीं करता। उसने फ़ोन का स्विच ऑन किया, लेकिन फ़ोन की बैटरी डेड हो चुकी थी। सबसे बड़ी मुश्किल कि बात चार्जर कहाँ से आए, इसके लिए उसे मामी के कमरे में जाना पड़ेगा। तभी उसे याद आया कि उसने किचन में एक चार्जर देखा था। चुपचाप किचन में जाने के लिए उठी। धीरे से उसने दरवाजे से झांका तो कोई नज़र नहीं आया। 2 कदम बढ़ाकर आगे गई। उसने देखा कि मामा मामी इस कमरे में हैं और दरवाज़ा बंद है। कोयल धीरे से किचन में गई और चार्जर लेकर वापस आ गई, मन में यह सोचते हुए कि पता नहीं यह चार्जर इस फ़ोन में लगेगा भी या नहीं। लेकिन कोयल की किस्मत यहाँ अच्छी थी, चार्जर फ़ोन में लग गया। कोयल की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अब वह फ़ोन ऑन होने का इंतज़ार करने लगी। जैसे ही फ़ोन ऑन हुआ, ढेर सारे मिस कॉल और मैसेज स्क्रीन पर फ्लैश होने लगे। उसने फ़ोन खोलने की कोशिश की, लेकिन यह क्या, फ़ोन तो लॉक है, इसका पासवर्ड उसे कैसे पता हो। उसने बहुत ट्राई किया पर फ़ोन ही नहीं खुला। वह निराश होकर वापस बेड पर आकर बैठ गई। शायद उसकी किस्मत में अब यही लिखा है, नहीं तो वह दीपक के झांसे में कैसे फंसती। उसे सब याद आने लगा कि कैसे दीपक वहाँ उसके इर्द गिर्द घूमता उसे फंसाने के लिए। इसी तरह न जाने कितने मासूमों को और फंसाएगा। कि तभी उसके दिमाग में क्लिक हुआ कि इमरजेंसी कॉल करने के लिए लॉक खोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसने इमरजेंसी नंबर पर कॉल कर दिया। कॉल एक ऑफिसर ने रिसीव किया था। कोयल ने उसे सारी बात बता दी। ऑफिसर ने कोयल से
एड्रेस जानने की कोशिश की। कोयल ने बताया, मुझे नहीं पता है कि मैं कहाँ पर हूँ। जब मुझे यहाँ लाया गया तो मुझे नींद की दवाई दे दी गई थी, जिसकी वजह से मैं पूरे रास्ते सोती रही। पर मुझे इतना मालूम है कि यहाँ से शहर सुबह से शाम हो जाती है जाने में, इसीलिए यह कोई सुनसान जगह ही है। ऑफिसर ने बोला, कोई बात नहीं, हम इस नंबर को ट्रेस कर लेंगे, बस आप ध्यान रखिएगा कि फ़ोन का स्विच ऑफ ना होने पाए। कोयल ने बोला, ठीक है। कोयल ने कहा, सर ये लोग बहुत खतरनाक हैं, आप लोग जल्दी से आकर हमें बचा लीजिए, नहीं तो ये लोग हमें बेच देंगे। ऑफिसर ने बोला, आप चिंता मत कीजिए, आपका लोकेशन हमने ट्रेस कर लिया है, बस आप बिल्कुल वैसे ही रहिएगा जैसे पहले रहती थी, बाकी हम पर छोड़ दीजिए। उधर कोयल के माता पिता भी काफ़ी परेशान थे। कोयल से उनकी बात नहीं हो पा रही थी। वह शर्मा जी के घर गए और बोले कि दीपक किसका रिश्तेदार है, प्लीज़ उनसे बात करके उनका फ़ोन नंबर मांगिए। शर्मा जी ने बोला, ठीक है, आप बैठिए, मैं अपने दामाद को फ़ोन लगाकर पूछता हूँ। शर्मा जी ने जब पूछा अपने दामाद से तो दामाद ने बताया कि वह किसी दीपक को नहीं जानता। यह सुनकर शिव प्रकाश जी अपने सिर पर हाथ दे मारे, हे भगवान, मैं बिना जाने पहचाने किसको अपनी बेटी सौंप दिया, न जाने मेरी बेटी का क्या हाल होगा। इधर कोयल इमरजेंसी नंबर पर बात करने के बाद फ़ोन को छिपाने की कोशिश कर रही थी कि तभी पीछे से दीपक आ गया। उसने कोयल को होश में देखा तो उसका पारा हाई हो गया। क्या छुपा रही हो, अपने पीछे दिखाओ मुझे। कोयल डरे हुए बोली, कुछ नहीं, वह तो बस। और शेखर जबरदस्ती कोयल का हाथ पकड़कर खींच कर देखा तो उसके हाथ में फ़ोन था। खींचकर उसके गाल पर एक जोरदार तमाचा मारा, जिसकी वजह से कोयल दीवार से टकरा गई और नीचे गिर गई। उसने मामा मामी को बुलाया और बोला, इंजेक्शन लेकर आओ। शेखर ने जोर से कोयल को पकड़ा और मामी ने उसको इंजेक्शन लगा दिया। कुछ मिनट बाद ही कोयल बेहोश हो गई। शेखर बोला, इसके हाथ में फ़ोन था, आप लोग करते क्या हो, सही टाइम पर नहीं आता तो अनर्थ हो जाता। शेखर के हाथ से मामा ने फ़ोन लेते हुए बोला, जरा देखूं तो, और फ़ोन को खोलने की कोशिश करने लगे। जब नहीं खुला तो बोले, अरे कोई घबराने की बात नहीं है, इसमें तो पासवर्ड लगा है, इसीलिए खतरे की कोई बात नहीं, पर आगे से हमें बहुत ही होशियार रहना पड़ेगा। आज 2 दिन बाद कोयल को होश आया तो उसने अपने आप को एक अस्पताल में पाया। सिर पर मोटी पट्टी लगी हुई थी। शायद जब शेखर ने मारा था तो उसे दीवार में टकराने की वजह से उसे सिर में चोट लगी थी। उठने की कोशिश की लेकिन उठ नहीं पा रही थी। जैसे ही अपने दाएं बाएं नज़र घुमाकर देखा तो वहीं सारी लड़कियां वहीं पर एडमिट थीं। कोयल एक सुकून की सांस ली और आंख बंद करके लेट गई कि अब वह बिल्कुल सुरक्षित है और कुछ ही दिनों में अपने घर अपने माता पिता के पास पहुंच जाएगी। धन्यवाद दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और कहानी भी अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा।